गुड इवनिंग आप लोगों का। एक बार फिर से स्वागत है हमारे एसएम कोचिंग क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पुष्प के बारे में, इसके बारे में, पुष्प के बारे में। ठीक है। और पुष्प में हमने पुष्प के भाग के बारे में पढ़ा था। ठीक है। पुष्प होता क्या है, पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है। पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो आज हमारा जो अगला सेशन होने वाला है, ये होने वाला है पुंकेसर के ऊपर। ठीक है। और परागकोश का विकास कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो भैया इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग पहले से 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एक पॉइंट आता है आपको द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प होते क्या है, बाइसेक्सुअल इसको कहा जाता है। ठीक है। बाइसेक्सुअल कहिए या मोनोक्लिनिक कहिए। ठीक है। बाइसेक्सुअल कहिए या मोनोक्लिनी भी बोला जाता है। तो ऐसे पुष्प होते क्या है, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी या मोनोक्लिनी जो पुष्प होते क्या है। ठीक है। तो कहते हैं भैया जब पुष्प में नर तथा मादा, कौन से, नर तथा मादा दोनों जन्नांग साथ में पाया जाता है, एक ही पुष्प में पाया जाता है, तो उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी भी कहते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे इसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। अंग्रेजी में इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है। ठीक है। समझ नहीं। ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा जन्नांग दोनों साथ में ही पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर इनमें से केवल नर वाला भाग पाया जाए, कौन सा, अगर पुष्प में केवल नर वाला भाग पाया जाता है तो इस प्रकार के पुष्प को हम लोग पुंकेसरी पुष्प कहते हैं। कैसा कहते हैं, पुंकेसरी पुष्प, स्टिमुलेट फ्लावर। ठीक है। ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेट फ्लावर। अगर केवल मादा वाला भाग पाया जाए, ठीक है, कौन सा भाग, मादा भाग पाया जाता है, तो ऐसे पुष्प को हम स्टिलेट या जायांगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। स्त्री केसरी पुष्प कहिए, क्या कहेंगे, स्त्री केसरी स्टिलेट फ्लावर कहा जाता है। ठीक है। जब दोनों पाए जाएंगे तो उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे। अगर उसमें केवल नर वाला भाग पाया जाएगा तो उसे हम पुंकेसरी या स्टिलेट फ्लावर कहेंगे। और यदि केवल मादा वाला भाग पाया जाएगा तो उसे हम स्त्री केसरी या स्टिलेट फ्लावर कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है एक लिंगी। क्या आएगा, एक लिंगी। एक लिंगी को हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल या डाइक्लिनी बोला जाता है। ठीक है। जो पुष्पों में एक लिंगी पुष्प होते हैं उनमें नर तथा मादा जन्नांग अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जो एक लिंगी पुष्प होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें जो पहला होता है भैया उभय लिंगाश्रयी होता है। क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी, जिसे कहते हैं मोनोइसियस। क्या बोला जाएगा, मोनोइसियस बोला जाता है, मोनोसियस कहते हैं। ठीक है। तो जो उभय लिंगाश्रयी होते हैं पुष्प, इनमें क्या होता है ना कि नर तथा मादा जन्नांग एक ही पौधे पर लगे होते हैं। ये मान लेते हैं हमारा पौधा हो गया, ठीक है, इसी पे एक फ्लावर यहाँ पे लगा है, ठीक है, और दूसरा फ्लावर यहाँ पे लगा है। तो ये अगर मान लेते ये नर वाला है और ये कौन सा है, ये मादा वाला भाग है। ठीक है। तो एक ही पुष्प में जब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प पर लगे होते हैं, लेकिन फ्लावर क्या होता है, अलग अलग होता है। पुष्प एक है, फ्लावर अलग अलग है, एक इधर नर वाला और इधर मादा वाला, इस पे पुंकेसर और इस पे स्त्री केसर वाला भाग पाया जाएगा। तो इस प्रकार के हम पुष्प को क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी पुष्प कहते हैं। जैसे में आप देखेंगे लौकी होता है, ठीक है, लौकी में, कद्दू में, खीरा में, ठीक है, और एक रेड़ होता है हम लोग गांव में कहते हैं। ठीक है। हाँ, अरन का पौधा जो होता है, इनमें भी कैसा पुष्प पाए जाते हैं, इनमें उभयलिंगाश्रयी वाला होता है। अब मक्का भी देखे होंगे हम लोग, ठीक है, मक्का में भी कैसा पाया जाता है, उभयलिंगाश्रयी होता है। इनमें नर एक जगह पाया जाएगा और मादा दूसरी जगह पे पाई जाती है। मक्का में आप लोग देखेंगे ऊपर जीरा लगता है ना, जो
ऊपरा जीरा लगा रहता है उसको हम लोग मेल वाला पार्ट कहते हैं, और जो नीचे जिसमें बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम मादा वाला भाग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा इसमें जो होता है एक लिंगी का जो दूसरा वाला भाग होता है वह होता है एक लिंगाश्रयी। क्या होता है? एक लिंगाश्रयी होता है, जिसे हम कहते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं? डायोसियस बोला जाता है। डायोसियस क्या होता है? ठीक है, डायोसियस में क्या होता है कि एक प्लांट ये हो गया और ये एक प्लांट ये हो गया, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक प्लांट ये मान लेते हैं, इसमें से फ्लावर लग, ये हमारा प्लांट हो गया, एक प्लांट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि नर वाला पार्ट अलग होगा अलग पौधे पर। यहाँ पे जो फ्लावर लगेगा इसमें नर वाला भाग पाया जाएगा, और जो दूसरा फ्लावर दूसरे पौधे में फ्लावर लगेगा इसमें मादा वाला भाग पाया जाएगा। जब नर तथा मादा दोनों जन्मांग अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं तो इस प्रकार के पुष्प को हम एक लिंगाश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रय पुष्प कहते हैं। इनमें क्या होता है, प्लांट भी चेंज होगा। ठीक है, और जो हमारा इनमें स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं वो भी क्या होंगे, चेंज पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे में क्या होता है हमारा, देखिए पपीता होता है। क्या होता है? पपीता, भांग हो गया। ठीक है, सहतूत होता है, सहतूत हो गया। इसके बाद एक पौधा आता है केवड़ा। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत में आता है। तो इनमें क्या होता है, एक अलग प्लांट होता है जो मेल के लिए होगा और एक अलग प्लांट होता है जो फीमेल के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग गांव में देखते हैं भैया कि ये जो पौधे होते हैं पपीता में, कहते हैं एक में छोटा छोटा फल लगा रहता है जिसे हम कहते हैं ये फुलनावा है, और दूसरा वाला होता है जो बड़ा बड़ा फल लगा रहता है उसको हम कहते हैं फरनावा है। ठीक है, तो गांव में तो हम लोग देखते हैं कि जो छोटे वाले रहते हैं उसमें केवल छोटे छोटे लगे रहते हैं, ढेर सारे पपीते के गुच्छे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो वह जो होता है पपीता का वह मेल वाला पार्ट होता है, और जिसमें जो पपीता खाते हैं ना वो बड़ा बड़ा रहता है, बड़े साइज का रहता है, तो वो हमारा फीमेल वाला रहता है। देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पुंकेसर की संरचना के बारे में। पुंकेसर की संरचना, ठीक है, इसे हम कहते हैं भैया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, सॉरी स्टेमन के बारे में। ठीक है, तो पुंकेसर की संरचना अगर आप देखेंगे तो भैया, तो पुंकेसर में अगर हम मान लेते हैं हमारा जैसे पुंकेसर होता है ये ऐसा। ठीक है, तो ये पुंकेसर का जो भाग होता है इसे हम परागकोश कहते हैं। ठीक है, ये परागकोश हो गया, यहाँ पे संयोजी होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है क्या, फिलामेंटस, जिसे पुंतंतु कहते हैं। ठीक है, इनमें जो पुंतंतु होता है ना यह क्या करता है, यह पोषक पहुंचाने का कार्य करता है। ये परागकोश को या परागकणों को क्या करता है, पोषक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका हमने एक पार्ट यहाँ पे बना दिया है। हमारी आवृत्तिबीजी पौधों का जो परागकोश होता है यह कैसा होता है, आवृत्तिबीजी पौधों का परागकोश जो होगा, ठीक है, यह कैसा होता है, द्विपालित होता है। कैसा होता है, द्विपालित होता है, बाई लोब होता है। ठीक है, देखिए एक लोब इधर हो गया, ठीक है, और एक लोब इधर हो गया, दो लोब हो गए। ठीक है, और दोनों लोब किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये संयोजी के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, परागकोश है। क्या है, परागकोश है। एक साइड इधर हो गया और एक साइड यह हो गया, तो दोनों परागकोश किसके द्वारा, संयोजी के द्वारा जुड़े होते हैं। समझ नहीं, जो किसके द्वारा, संयोजी के द्वारा क्या होंगे, संयोजी द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक पाली में क्या होती है, दो थीका पाई जाती है, दो कोष्ठ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक लोब में या प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। कोष्ठ को हम लोग थीका कहते हैं। क्या कहते हैं, थीका अंग्रेजी में। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसा होता है, डाइथीकस होता है। कैसा होगा, डाइथीकस होता है। समझ नहीं, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो एक थीका इधर और एक थीका इधर, एक थीका इधर, एक थीका इधर, मतलब चार थीका हो गया। इस प्रकार जो हमारी परागकोश की संरचना होती है यह चतुष्क, यह कैसी होती है, चतुष्क फलकीय संरचना होती है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो हमारा जो परागकोश होता है भैया कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, क्योंकि इनमें देखेंगे एक साइड जो आपका एक लोब है, एक पाली में
दो थीका पाई जाती है, दो कोष्ठ पाए जाते हैं, तो दोनों कोष्ठ में मिलाकर कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 4 कोष्ठ पाए जाएंगे। इस प्रकार एक ऐसी संरचना होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, और जिसमें चारों किनारे पर देखेंगे ना, तो यही एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनमें चारों कोनों पर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी। इसे क्या कहते हैं, लघु, इसे हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा पराग कोष होता है, पराग कोष के चारों कोनों पर, ठीक है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, जो किसका निर्माण करेगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगा। अर्थात इसके अंदर देखेंगे तो आपको मिलता है परागकण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, परागकण पाए जाएंगे, जो ये मिलकर जब यहाँ पे फंसती है तो यहाँ से क्या होंगे, सभी बाहर निकलते रहते हैं। तो परागकण आपका क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। अगर आप कपास, भिंडी, गुड़हल इस सब वाले में देखेंगे ना, तो उनमें जो हमारी संरचना दिख रही चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी या चतुष्कोणीय संरचना उनमें नहीं होती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, केवल एक ही पाई जाती है, एक ही लोग पाई जाएगी, एक लोग पाई जाएगी, तो इसमें केवल 2 ही थीका पाई जाएंगे। समझ नहीं। तो आगे देखिए, कहते हैं कि ये जो हमारे लघु बीजाणु धानी होती हैं, यही लघु बीजाणु धानी आगे चलकर पराग पुटी का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करेंगी, पराग पुटी का निर्माण करती हैं। ठीक है, पराग पुटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। पराग पुटी को हम लोग अंग्रेजी में पोलन सैक कहिए कहते हैं। ठीक है, और पराग पुटी को हम क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। तो ये जो हमारी लघु बीजाणु धानी होती है, ये आगे चलकर पराग पुटी या पराग कोष का निर्माण करती है। समझ में आया, ये हो गया हमारा एंथर। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है हमारा पराग कोष। ठीक है, तो एक पराग कोष की संरचना में अगर आप देखेंगे कुछ इसी तरीके की संरचना आपको दिखाई देती है। हाँ, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु धानी, परागधानी या पराग कोष का विकास। इसके बारे में, लघु बीजाणु धानी के विकास के बारे में देखिए। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जो हमारा होता है उसी को हम परागकण कहते हैं। ठीक है, और परागकण जिसके अंदर रहेगा तो धानी थैली हो गई। ठीक है, इसके अंदर ही परागकण पाए जाएंगे, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परागधानी भी कहते हैं या पराग कोष भी कहते हैं। इसको पराग जिस कोष के अंदर रहता है उसको हम पराग कोष कहते हैं ना। तो तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, केवल नाम अलग अलग है। तो इनका विकास कैसे होता है, देखिए, कहते हैं जो हमारा फ्लावर का टिप होता है, पुष्प का जो शीर्ष होता है, उस पर क्या होता है, एक छोटा उभार बनेगा, और वही उभार तीव्र विभाजन करते हुए एक तंतुओं संरचना का निर्माण करती है, जिसका जो शीर्ष होता है वह कैसा, गोल। ठीक है, इसका जो शीर्ष होगा वह कैसा बन जाता है, गोल तथा फूला हुआ बन जाता है। कैसा हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसी शीर्ष वाले भाग में देखेंगे तो बाहर से एक परत का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो यह एक बाह्य स्तर का निर्माण करेगी, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, इनमें फिर से विभाजन के फलस्वरूप ये क्या करेगा, ये आगे चलकर एक आयताकार संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, एक आयताकार संरचना बनाता है, और जिसमें चारों कोनों पर एक एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे हम आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। इसका हिंदी बेटा यही रहेगा और अंग्रेजी भी यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, चारों कोनों पर एक संरचना मतलब एक कोशिका पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। अब यही आर्की स्पोरियल सेल आगे चलकर, ठीक है, डिवीजन करके 2 कोशिका का निर्माण करेगी, जो इनमें बाहरी वाला होता है। देखिए यहाँ पे, अब यही इनमें कौन सा विभाजन होगा, आर्की स्पोरियल सेल में परिणत विभाजन होता है। ठीक है, तो परिणत विभाजन के फलस्वरूप ये 2 कोशिका का निर्माण करती हैं, जिनमें जो बाहरी वाला लेयर होता है, जो बाहरी वाली कोशिका होती है, उसको हम प्राइमरी पेरिएटल सेल कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा भीतरी लेयर होता है, आंतरिक वाली कोशिका होती है, उसको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, पीएससी कहा जाता है। समझ नहीं। तो जो आर्की स्पोरियल सेल थी, इसने परिणत विभाजन करके 2 कोशिका बनाता है, एक पीपीसी बनाया गया और एक पीएससी बनाता है। ठीक है, तो आगे चलकर जो हमारी पीपीसी होती है, जिसे प्राइमरी पेरिएटल सेल कहते हैं, यह 3 से 5 लेयर की एक दीवार बनाती है, एक अस्तर बनाती है। ठीक है, जिनमें सबसे बाहरी वाला होता है वह
इंडोथेसियम होता है। इंडोथेसियम को हम लोग अंग्रेजी सॉरी हिंदी में अंतस त्वचा कहते हैं। अंतस त्वचा बोला जाता है, अंतस त्वचा बोलते हैं। ठीक है, जो भी होता है हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंडोथेसियम होता है, इंडोथेसियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतस त्वचा कहते हैं। ठीक है, जो कि यह सबसे बाहरी वाला लेयर होगा, जो कि किससे बनेगा, प्राइमरी पेरिएटल सेल से। तो प्राइमरी पेरिएटल सेल से जो कोशिका का लेयर बनता है उसको हम लोग इंडोथेसियम कहेंगे। ठीक है, बाहर कोशिका सबसे इंडोथेसियम, और जो सबसे भीतरी होती है उसको हम टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एपिडर्मिस दिख रहा होगा, तो एपिडर्मिस तो हमारे पास पहले से चले आ रहा है, ये भी एपिडर्मिस है। ठीक है, ये भी क्या है, एपिडर्मिस ही है, एपिडर्मिस ही है। तो बाहरी का जो सबसे बाहरी होता है वह तो बात तो चाहे ही। ठीक है, उसके बाद का जो लेयर होता है ब्लैक वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको हम लोग इंडोथेसियम कहते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है, पीपीसी से होता है। ठीक है, अब पीपीसी पहले क्या बनाती है, एक सबसे बाहरी इंडोथेसियम बनाएगी, उसके बाद जो सबसे भीतरी लेयर होती है टेपिटम, उसका निर्माण करेगी, और बचता है बीच वाला लेयर, बीच वाले लेयर को मिडिल लेयर कहते ही हैं। ठीक है, तो जो हमारी पीपीसी थी, पीसी से 3 लेयर का निर्माण होता है। जो सबसे बाहर परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथेसियम कहेंगे, और जो सबसे भीतरी परत होती है उसको हम टेपिटम कहेंगे, और जो बचा खुचा बीच का रहता है उसको हम मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पीपीसी से निर्माण हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा पीएससी। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, यह सीधे क्या बनाती है, पोलन मदर सेल बनाती है, पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती है, जो आगे विभाजन करके क्या बनाएगा, परागकण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था एक इसके बारे में, लघु बीजाणुधानी या पराग कोश का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में। समझ में आया कि नहीं। तो पराग कोश का विकास जो होता है भैया, ये देखिए यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर पूरे चारों ओर ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यह होता है संयोजी। क्या होता है, संयोजी, इसे कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव। तो ये हमारा देखिए, एक कोश इधर हो गया, एक पाली इधर हो गई, एक पाली इधर हो गई। ठीक है, यही है, यही बताया था ना, एक पाली इधर एक पाली इधर। ठीक है, और प्रत्येक पाली में 2 कोष होंगे, एक कोष इधर एक कोष इधर, 2 थीकस होते हैं। इस प्रकार से हमारे 4 थीकस यहीं पे आ गए, टेट्रागोनल हो गया। समझा कि नहीं। तो ये था हमारा किसके बारे में, पराग कोश के संरचना के बारे में, पराग कोश का किस प्रकार से विकास होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए।